एक बहुत ही जरूरी पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पर है जो कि है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। बड़ी ही डिस्क्रिप्टिव मैनर में डिस्कस करेंगे और आपको समझ में उस टॉवेल के अंदर स्ट्रेस डेवलप करवा दी, उस टॉवेल के अंदर कि आपको फील हो जाए कि पीएससी है क्या, क्यों यूज करते हैं और एडवांटेजेस क्या क्या क्या। ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आप लोग जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर है उसको अंडर रेनफोर्स बनाते हैं, ओवर रेनफोर्स नहीं बनाते हैं। जैसे आपको किसी चीज को खींचना है, जैसे एक ब्लॉक है उसको आपको खींचना है तो पहले तो आप खींचते हो। डेल्टा 1 इज much greater than deflection in first beam is much greater than deflection in second beam। कंप्रेशन होगा, इसके अंदर कंप्रेशन होगा, दूसरा नीचे वाले के अंदर क्या होगा, टेंशन होगा। तो टेंशन की वजह से ये सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनअकैडमी, वेलकम टू सिविल योद्धा। आज का हमारा सेशन एक बहुत ही जरूरी पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पर है जो कि है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। जी हां, मैं अगले 7 लेक्चर के अंदर आपको प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट से रिलेटेड सारा नॉलेज देने वाला हूं। इवन वी विल सॉल्व अ कंप्लीट क्वेश्चन। हम लोग इसके मेथड्स कंप्लीट देखेंगे, कैसे करते हैं प्री स्ट्रेसिंग, एंड एट द एंड हम लोग प्री स्ट्रेस लॉसेस को भी कंप्लीट करने वाले हैं। सो ये एक छोटी सी वीडियो सीरीज होगी जिसमें आप उस पूरी सीरीज को देख करके प्री स्ट्रेस कंक्रीट को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और आपको दोबारा इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम फील के साथ आपको मैं समझाऊंगा इसमें। सो इस बिफोर स्टार्टिंग दिस, आई एम दीपेंद्र शुक्ला, ये मेरी प्रोफाइल है। आई हैव डन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र and I have cried gate many times। और जो हमने ये जर्नी स्टार्ट करी है सिविल योद्धा पर, ये तब तक चलेगी जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाती। सो यहां पर हम सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं उनको बड़ी ही डिस्क्रिप्टिव मैनर में डिस्कस करेंगे और आपको समझ में आ जाए, यही हमारा मेन मोटो रहने वाला है। देखिए, प्री स्ट्रेस कंक्रीट की अगर मैं वेटेज की बात करूं तो आप कोई भी एग्जाम निकाल लीजिए, गेट की हिस्ट्री में ऐसा कोई बड़ी ही मुश्किल में भले 1-2 साल मिल जाए, ऐसा कोई साल नहीं हुआ होगा जिसमें प्री स्ट्रेस कंक्रीट का क्वेश्चन ना आता हो। बड़ा ही इजी क्वेश्चन आता है, आप कोई भी एग्जाम उठाओगे उसमें ये क्वेश्चन मिलेगा। कोई छोटा कहीं प्री स्ट्रेस लॉसेस का कोई कुछ पूछ देगा या फिर एक छोटा सा कोई क्वेश्चन या कोई प्री स्ट्रेस बीम एनालाइज करने को बोल देगा। तो इन 4-5-6 लेक्चर की सीरीज में मैं आपको पूरी तरीके से एकदम समझा दूंगा, फील के साथ समझा दूंगा कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या होता है। तो आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारा प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्यों चाहिए, इंट्रोडक्शन क्या है उसका, मतलब उसकी जरूरत क्या है, और आरसीसी के ऊपर इसके एडवांटेज क्या है। सो आज का लेक्चर इस पॉइंट पर बेस होने वाला है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट। अगर प्री स्ट्रेस कंक्रीट पढ़ने से पहले अगर हम वर्ड देखें कि प्री स्ट्रेस का मतलब क्या है, प्री स्ट्रेस का मतलब है पहले से स्ट्रेस डेवलप करना। अब मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं, आपको बहुत अच्छी तरीके से फील हो जाएगा। मान लीजिए आपने अपने हाथ पर एक कपड़ा रखें, ठीक है, कोई भी एक टॉवेल आपने अपने हाथ पर रख ली, ऐसे करके रखें। अभी आपने बस उसको अपने हाथ पे रख रखा है। अगर आप उस पर कोई लोड डालेंगे, अगर आप उस टॉवेल पर कुछ भी एक बॉल डाल दें या कुछ भी एक बुक रख दें, वो टॉवेल गिर जाएगी, नीचे गिर जाएगी, उसमें वो लोड उसका बेयर नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आप मान लीजिए ये हमारी टॉवेल, ठीक है, ये हमारी टॉवेल है, ठीक है, अगर आप इस टॉवेल को खींच दें, अगर आप उस टॉवेल को पकड़ करके हाथ से खींच दें, यहां पे आप पकड़ें उसको खींच दें, तब आप अगर उसमें लोड रखेंगे तो वो लोड बेयर कर जाएगी। क्या हुआ, यहां पर आपने उसके अंदर, उस टॉवेल के अंदर स्ट्रेस डेवलप करवा दी, उस टॉवेल के अंदर स्ट्रेस डेवलप करवा दी। प्री स्ट्रेस, पहले से ही लोड लगाने से पहले एक स्ट्रेस डेवलप करवा दी। अब वो स्ट्रेस की वजह से वो लोड बेयर कर पा रहा है। आपको ये बात समझ में आई कि आपने स्ट्रेसिंग जब प्रोवाइड कर दी तो वही टॉवेल जो पहले लोड नहीं ले पा रही थी, नाउ दैट टॉवेल कैन बेयर द लोड। Why? Because there is a stress developed into it. So यही जो हमारा काम है, हम लोग कहां करते हैं, यही सेम काम हम लोग अपने कंक्रीट के अंदर करते हैं। देखिए, ये कंक्रीट में लगाने से पहले बहुत और भी जगह यूज हुआ है। जैसे आपने बैरल देखे होंगे, बैरल जो लकड़ी के बैरल बने होते हैं, उसके चारों तरफ एक स्टील का गोल फ्रेम जुड़ा हुआ होता है। आपने जरूर देखा होगा, जो हमारे ऐसे कुछ बैरल होते हैं, देखा होगा उसमें, आपने मूवीज में देखा होगा कि बैरल का यूज होता है, ऐसे कुछ करके बैरल होता है। और बैरल में पहले से ही स्टील की फ्रेम्स, स्टील का जो हमारा होता है वो फ्रेम जुड़े हुए होते हैं। तो ये फ्रेम करते क्या है, देखिए ये तो हमारा बैरल हो गया, ठीक है।
इसको हम लिख देते हैं बैरल। सो बैरल में क्या होता है कि ये स्टील के फ्रेम्स जुड़े होते हैं। तो ये स्टील फ्रेम्स करते क्या है कि पहले ही बैरल को बहुत ही मजबूती से स्ट्रेस्ड कर देते हैं। बैरल के सारे जो कंपोनेंट होते हैं लकड़ी के, उनको स्ट्रेस्ड कर देते हैं। तो जब इसके अंदर लिक्विड फिल किया जाता है, सो पहले से जो हमारा कंक्रीट जो हमारे जो वुडन ब्लॉक्स हैं, वुडन की जो स्ट्रिप्स हैं, वो पहले से ही स्ट्रेस्ड हैं। किसकी वजह से? इस हमारी जो लोहे की या फिर किसी मेटल की स्ट्रिप की वजह से। तो वो लोड बेयर कर लेती हैं। मतलब आपको यह समझना चाहिए कि जब किसी हम एलिमेंट के अंदर प्री स्ट्रेस, पहले से ही स्ट्रेस डेवलप करवा देते हैं, सो उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। सो यही काम हम लोग जब कंक्रीट की बीम के अंदर, अपने कंक्रीट एलिमेंट के अंदर करते हैं, सो हम उसको प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट बोलते हैं। तो मुझे यह लगता है कि आपको अब यह जरूर समझ में आ गया होगा कि प्री स्ट्रेसिंग का मतलब क्या है। पहले से स्ट्रेस डेवलप करना, पहले ही स्ट्रेस डेवलप कर देना। तो बेस मैंने आपकी बना दी। अब आपको इस बेस पे पूरा समझना है कि कंक्रीट में हम लोग कर क्या रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार प्री स्ट्रेस की डेफिनेशन समझ लेते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद हम लोग उसको प्रॉपर फील करेंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। Pre-stress concrete is basically concrete in which internal stresses जो हैं वो of a suitable magnitude, एक suitable magnitude की internal stresses को and distribution are introduced। ठीक है, ऐसा introduce कर दिया जाता है। internal stresses को हम लोग introduce कर देते हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं internal stresses को introduce करने के। resulting from the external loads are counteracted to a desired degree। मतलब जो हमारे एक्सटर्नल लोड लग रहे हैं वो इंटरनल स्ट्रेस को डेवलप करने की वजह से वो क्या करेंगे, एक दूसरे को काउंटर एक्ट करेंगे। मतलब जो एक्सटर्नल लोड है उसको इंटरनल स्ट्रेस क्या करेगा, काउंटर एक्ट करेगा। ये हमारा प्री स्ट्रेसिंग की डेफिनेशन है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज बेसिकली कंक्रीट इन विच इंटरनल स्ट्रेसेस ऑफ अ सुइटेबल मैग्नीट्यूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर इंट्रोड्यूस्ड सो दैट द स्ट्रेसेस रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल लोड्स आर काउंटरएक्टेड टू अ डिजायर्ड डिग्री। तो ये तो हमारी हो गई डेफिनेशन। अब डेफिनेशन से तो समझ में नहीं आता। अगर आप डेफिनेशन एट द एंड लिखना डेफिनेशन है तो डेफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन फील लेने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि होता एक्चुअली क्या है। देखिए ये हमारे पास एक आरसीसी की बीम है, रेनफोर्स कंक्रीट बीम है। अगर आप इसको बहुत सही तरीके से समझे तो रेनफोर्स कंक्रीट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके अंदर रेनफोर्सिंग बार प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, रेनफोर्समेंट इसमें हम प्रोवाइड करते हैं। अब रेनफोर्समेंट होता क्यों है, क्यों होता है रेनफोर्समेंट? कंक्रीट हमारी बहुत मजबूत है कंप्रेसिव स्ट्रेस बेयर करने, कंप्रेशन बेयर करने में बहुत ज्यादा मजबूत है। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा, लेकिन टेंशन में हमारी कंक्रीट बेयर नहीं कर पाती, टेंशन में कंक्रीट क्रैक हो जाती है। तो इसका हम लोगों ने आरसीसी के अंदर क्या जुगाड़ निकाला, क्या तरीका निकाला कि हम जो हमारा कंप्रेशन, देखिए जब आपकी ये अगर बीम है, आपकी ये बीम है और ये बीम जब डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, तो डिफ्लेक्ट हो गई तो आपको ये दिख रहा होगा कि अगर मैं इसकी न्यूट्रल एक्स, इतना तो आपको शायद आइडिया होगा ही, नॉर्मली मैं बता दे रहा हूं, लोड लगने पर जब बीम डिफ्लेक्ट होती है, बीम के जो है वो डिफॉर्म होती है, तो जो अपर पार्ट है उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर कंप्रेशन आता है, उसके अंदर कंप्रेशन आ गया। ठीक है, और जो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट के अंदर हमारा टेंशन आ गया। ठीक है, टेंशन आ गया, लोअर पार्ट के अंदर हमारा टेंशन आ गया। तो अब ये एक बात आप देखिए कि जो अपर पार्ट है उसमें तो कंप्रेशन है, मतलब कंक्रीट इज वेरी गुड इन हैंडलिंग कंप्रेशन, कंप्रेशन हैंडल करने में कंक्रीट बहुत सही है, लेकिन जो टेंशन बेयर करने में कंक्रीट अच्छी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, बीम के अंदर एक रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। तो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, तो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने से क्या होता है, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने से क्या होता है कि ये हमारा रेनफोर्समेंट जो है, रेनफोर्समेंट ये टेंशन बियर कर लेता है, ये टेंशन बियर कर लेता है। तो इससे हमारा रेनफोर्समेंट कंक्रीट, इसीलिए इसको आरसीसी भी बोलते हैं, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दी। लेकिन अगर हमने ये जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करी है, अब होता क्या है, जैसे हम इसको हमेशा क्या बनाते हैं, अंडर रेनफोर्स बनाते हैं। अंडर रेनफोर्स का मतलब मुझे आपको अगर नहीं पता मैं तो बताता हूं। अंडर रेनफोर्स का मतलब यह है कि कंक्रीट में जो हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो हमेशा
अंडर रेनफॉल मतलब उसकी एक जैसे ही यील्डिंग होना बहुत जरूरी है, यील्डिंग होना बहुत जरूरी है। क्यों? इसका भी एक प्रॉपर रीजन होता है कि क्यों हम लोग जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर है उसको अंडर रेनफोर्स बनाते हैं, ओवर रेनफोर्स नहीं बनाते। अगर आपको पता है आप कमेंट सेक्शन में मेरे को इस बात का आंसर दो कि हम लोग कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स को ओवर रेनफोर्स क्यों नहीं बनाते, अंडर रेनफोर्स क्यों बनाते हैं। लेकिन यहां पर हम लोग इसकी बात करेंगे कि अंडर रेनफोर्स होता है मतलब लोड लगने पर यील्डिंग स्टार्ट होती है। यील्डिंग होने पर कंक्रीट क्या कर जाता है? क्रैक कर जाता है। टेंशन जोन का कंक्रीट क्रैक कर जाता है, उसके अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो आपको दूसरी बात क्या मैंने बताई कि कंक्रीट हम लोग आरसीसी जो है वो रेनफोर्स, वो हमारी क्या होती है? अंडर रेनफोर्स होती है। तो अंडर रेनफोर्समेंट का मतलब क्या है कि जो हमारा जो नीचे का जो टेंशन जोन में यील्डिंग जो स्टील है वो हमारी क्या करेगी? यील्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। यील्ड होने से कंक्रीट में क्या पड़ेगा? कंक्रीट में क्रैक्स आ जाएंगे, क्रैक्स आ जाएंगे। अब कंक्रीट के अंदर क्रैक्स आ गए तो ये ओवरऑल हमारे क्या हुआ? हमारे आरसीसी का सिस्टम है कि लोड लगने के बाद में एक तो डिफ्लेक्शन आया और दूसरा नीचे वाले पार्ट में टेंशन जोन के अंदर कंक्रीट क्रैक कर गई, कंक्रीट हमारी क्रैक कर गई। अब इन सब जो प्रॉब्लम आ रही है, अब देखिए डिफ्लेक्शन ज्यादा आ रहा है, क्रैक्स आ रहे हैं, ठीक है, और क्या हो रहा है कि इसकी वजह से हमारा और फुल्ली कंक्रीट जो है वो यूटिलाइज भी नहीं हो रही। मतलब जो इसका हाफ पोर्शन है, हाफ पोर्शन से ऊपर की कंक्रीट जो है वो यूजफुल है, लेकिन नीचे वाली कंक्रीट सिर्फ जो बार्स हैं उनको रोकने के काम आ रही है और वो क्रैक आ चुके हैं उसके अंदर, तो वो यूटिलाइज भी नहीं हो पा रही। मतलब आरसीसी में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। इन सारी प्रॉब्लम को मैंने आगे अभी एक एक करके पूरा एनालाइज करेंगे हम लोग, लेकिन मैंने आपको यहां पे एक ओवरऑल व्यू दे रहा हूं कि आरसीसी में प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। तो आरसीसी की प्रॉब्लम हमने जाना। अब पीसीसी से हमने वो पीएससी प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट से हमने कैसे वो प्रॉब्लम को ओवरकम कर लिया, ये हमको आज के लेक्चर में देखना है। वही हमारे प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के एडवांटेजेस हैं, ठीक है। अगर मैं आगे चलूं और बात करूं प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट की, देखिए प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के अंदर हम लोग बेसिकली करते क्या है, स्ट्रेस कैसे डेवलप करवाते हैं, कौन कौन से एलिमेंट यूज होते हैं, ठीक है। तो देखिए स्ट्रेस डेवलप कराने का ओवरऑल तरीका क्या है, इसमें हम लोग रेनफोर्सिंग बार नहीं यूज करते हैं, इसके अंदर हम लोग स्टील, हम लोग टेंडन्स यूज करते हैं। अब टेंडन्स क्या होता है, टेंडन कैसे बने होते हैं, इसके कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, ओवरऑल अभी आप ये समझ लो कि ये केबल्स होते हैं, स्टील के केबल यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो बेयरिंग कैपेसिटी होती है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी बहुत हाई होती है, ये बहुत ज्यादा, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई है एज कंपैरिजन टू हमारा आरसीसी के बार जो होते हैं, ठीक है। तो इनका जो पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको सारे के सारे ये जो कैसे बनते हैं और प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि हम लोग इस एक जो आरसीसी की बीम होती है उसके अंदर एक स्टील वायर के थ्रू, एक केबल के थ्रू उस केबल में खींच देते हैं। आपको ये आपने ये कभी फील किया है कि जैसे आपको किसी चीज को खींचना है, जैसे एक ब्लॉक है उसको आपको खींचना है, तो पहले तो आप खींचते हो, लेकिन जब आप उसको खींच रहे होते हो और वो खींचता नहीं तो आप क्या करते हो, उसको पैर लगा करके, दीवार पे आपने पैर लगाया और उसको खींचा। आपको ऐसा कभी फील किया कि उसमें आपने खुद पहले एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करी और फिर खींचा? मतलब सेम उसी तरीके से पहले क्या करते हैं कि इसके अंदर एक डक्ट प्रोवाइड कर देते हैं, जो हमारी एक कंक्रीट की बीम है उसके अंदर एक पाइप, हॉलो पाइप प्रोवाइड कर देते हैं, और हॉलो पाइप को प्रोवाइड करके उसके अंदर एक स्टील के जो केबल है वो लेकर के जाते हैं और केबल को यहां पर खींचते हैं, ठीक है। तो केबल को जब यहां से खींचेंगे और खींचने के साथ में हम यहां पे क्या कर रहे हैं, यहां पे उसको हम लोग रोके हुए हैं। तो बीम पे मान लीजिए, बीम हमने केबल को पकड़ा और बीम पर पैर लगा करके उसको खींचा, तो यहां पे हम खींच रहे हैं और यहां पे क्या प्रोवाइड हो रहा है, जो हम खींच रहे हैं, जो पैर लगा रखा है, ये आपका कंप्रेसिव फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, कंप्रेसिव फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो कंप्रेसिव फोर्स, ये यही कंप्रेसिव फोर्स जो है हमारा, उसके अंदर कंप्रेसिव जो नेचर है वो जगा देगा, बीम के अंदर कंप्रेसिव नेचर ला देगा। हम लोग बीम को कंप्रेस कर दिया लोअर एंड से, तो जब हमने कंप्रेस किया इसको खींच करके, तो बीम में कैसा डिफ्लेक्शन आया, बीम ऊपर साइड की में, ऊपर साइड में क्या हो गया, हॉग कर गई ऊपर साइड के अंदर, मतलब ये इसके अंदर इस टाइप का डिफ्लेक्शन आ गया, ठीक है। अब हमने जब इसके ऊपर लोड लगाया तो वो लोड जो है इसको नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। जो हमने कंक्रीट, इसको केबल को खींच करके उसको
अपर साइड में हॉग करवाया था, वही उसके साथ में जब ऊपर से हम लोड लगाएंगे तो वो नीचे साइड में जो है उसको सैग करवाएगा, और सैगिंग प्लस हॉगिंग का जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, वो लेस डिफ्लेक्शन के अंदर आएगा। मतलब यहां पे देखिए जो बीम है वो फ्लैट हो गई, उसके अंदर डिफ्लेक्शन बहुत कम हो गया। मतलब कंप्रेसिव फोर्स के कारण हमने, आप खुद समझिए कि अगर मैं कोई चीज ले लूं उसको ऐसे दबाऊं, नीचे से दबाऊं तो वो ऊपर साइड में घूम जाएगी, तो उससे क्या हुआ, हॉग हुआ। और जब हम लोग लोड लगाए तो वो उससे क्या हुआ, सैग हुआ। तो सैग प्लस हॉग जब सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल लगाएंगे तो जो ओवरऑल डिफ्लेक्शन है वो कम आ जाएगा। तो ये हमारा प्री स्ट्रेस कंक्रीट के फायदे हैं कि डिफ्लेक्शन कम हो जाता है। अब डिफ्लेक्शन कम हो जाता है और क्या क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में धीरे धीरे पूरा पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए लेस डिफ्लेक्शन। अब लेस डिफ्लेक्शन को एक बार मैं आपको सही तरीके से समझा देता हूं होएगा कैसे। ठीक है, अगर मैं आरसीसी की एक बीम ले लूं, ठीक है, मैं एक आरसीसी की बीम ले लेता हूं, मैं एक आरसीसी की बीम ले लेता हूं। ठीक है, आरसीसी की बीम हमने ली और उसको, उस पे हमने, अब आरसीसी की ये बीम है, उस पे हमने लोडिंग लगाई। ठीक है, उस पे हमने लोडिंग लगाई। ठीक है, उस पे हमने लोडिंग लगाई। अब लोड लगाने से क्या होगा, बीम कैसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, बीम हल्का 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 ऐसे जो है वो हमारी बीम डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी बीम जो है डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, ऐसे हमारी बीम डिफ्लेक्ट हो गई। अब ये जो डिफ्लेक्शन है, ये जो डिफ्लेक्शन है, ये मान लीजिए डेल्टा 1 है। ठीक है, ये हमारी बीम ऐसे जो है डिफ्लेक्ट हो गई। अब ये जो हमारा डिफ्लेक्शन निकल करके आया वो निकल करके आया डेल्टा 1। ठीक है, अगर सेम जगह पे सेम बात मैं करूं पीएससी के लिए, तो पीएससी में हमने क्या कर रखा है, अगर मैं ये पीएससी की एक बीम बनाऊं, ठीक है, और इसके अंदर, ठीक है, ये मैंने एक पीएससी की बीम बनाई और आपको पता है इसके अंदर कौन कौन सी चीजें, इसके अंदर हमने यहां पे एक केबल प्रोवाइड कर रखा है, यहां पे हमने एक केबल प्रोवाइड कर रखा है। तो इसकी वजह से यहां पे क्या आ गई है, यहां पे कंप्रेसिव फोर्स आया है। कंप्रेसिव फोर्स आया, कैसे आ रहा था कंप्रेसिव फोर्स, क्योंकि हमने केबल खींचा है और बीम पर फोर्स लगाया, केबल खींचा है और बीम पर फोर्स लगाया, तो उसकी वजह से इसके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो गई। अब कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से बीम में कैसा डिफ्लेक्शन आएगा, बीम जो है वो ऐसे ऐसे करके डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, जब कंप्रेसिव स्ट्रेस आप लगाओगे तो बीम हमारी ऐसे डिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, और जब ये आपका किसकी वजह से आ गया, ये आ गया कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से, कंप्रेसिव, ठीक है, कंप्रेशन की वजह से। दूसरा, अब जब आप उस पे लोड लगाओगे, जब आपने उस पे क्या किया, लोड लगाया, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब दूसरा उस पे लोड लगा हुआ है, तो लोड की वजह से कैसे होगी, लोड की वजह से ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, लोड की वजह से हमारा सैग करेगी। ठीक है, ये हमारा आ गया लोड की वजह से। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को ऐड करूं, तो ओवरऑल जो डिफ्लेक्शन है, वो जो ओवरऑल डिफ्लेक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो बहुत कम हो जाएगा, वो बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेल्टा 2। तो अगर अब मैं बात करूं तो डेल्टा 1 इज much greater than deflection in first beam is much greater than deflection in second beam। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, कि जो अगर हमारा लोड लगा हुआ था सिर्फ, तो जो डिफ्लेक्शन आ रहा था, हमने लोड और कंप्रेशन दोनों लगाया, कंप्रेशन की वजह से बीम हॉग कर गई, बीम हॉग कर गई, ठीक है, हॉग कर गई, और इसकी वजह से बीम सैग करी। लेकिन दोनों का जो सुपर इम्पोज होगा, जो हम लोग सुपर पोजिशन लगाएंगे, तो क्या हुआ, तो जो हमारा जो डिफ्लेक्शन निकल करके आएगा, तो जो हमारा डिफ्लेक्शन निकल करके आएगा, डेल्टा जो है डेल्टा 2, वो बहुत क्या होगा, छोटा होगा एज कंपैरिजन टू पहले वाले रिजल्ट के। तो इस तरीके से हमारे क्या हुआ, लेस डिफ्लेक्शन आया। तो पहला फायदा हमारा पीएससी का क्या है, आरसीसी के ऊपर, कि पीएससी बीम में डिफ्लेक्शन कम आता है, पीएससी बीम कम डिफ्लेक्ट होती है। अब कम डिफ्लेक्शन आया, इससे फायदा क्या हुआ, जब ज्यादा डिफ्लेक्शन आता है, जब ज्यादा डिफ्लेक्शन आता है तो होता क्या है, क्रैक्स फॉर्मेशन हो जाता है। तो जब ज्यादा डिफ्लेक्शन आता है, अगर मैं एक बीम ले लूं, ठीक है, और इसमें अगर मैं ऐसे इसको पूरा बीम बनाऊं, और आप देखेंगे कि उसके जो लोअर पार्ट हैं उसमें क्या आ गए, क्रैक्स आ गए, क्रैक्स आ गए। अब इन क्रैक्स क्यों, क्योंकि यहां पे डिफ्लेक्शन क्या था, ज्यादा था, यहां पे जो डिफ्लेक्शन था वो ज्यादा था। लेकिन सेम चीज अगर हम पीएससी के अंदर करें, तो पीएससी के अंदर क्या हो रहा है, कहीं पे टेंशन जोन है ही नहीं। अगर पीएससी देखो तो डिफ्लेक्शन बहुत कम आ रहा है, डिफ्लेक्शन बहुत कम आ रहा है, तो क्रैक्स, और दूसरी बात क्या है,
क्रैक्स आते क्यों हैं? जब कंक्रीट टेंशन में होता है, जब कंक्रीट टेंशन में होता है तब, और स्टील यील्ड करती है तो क्रैक आते हैं। लेकिन यहां पर तो कंक्रीट पूरी की पूरी टेंशन में है ही नहीं, जब ओवरऑल कंप्रेशन, यहां भी कंप्रेशन है, ये नीचे वाले पोर्शन में भी कंप्रेशन है और ऊपर वाले में तो कंप्रेशन था ही, मतलब यहां पर नो क्रैक्स फॉर्मेशन, नो क्रैक्स, यहां पर कोई क्रैक फॉर्म नहीं होंगे। तो क्रैक फॉर्म नहीं होंगे पीएससी में, पीएससी के अंदर कोई क्रैक फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन हमारा आरसीसी के अंदर क्रैक फॉर्मेशन होता है। सो ओवरऑल फायदा क्या हुआ? क्रैक फॉर्म नहीं हुए, क्रैक फॉर्म नहीं हुए मतलब ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई, मतलब ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज कर गई, मतलब हमारी ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज, क्यों इंक्रीज हो गई आप बताइए मुझे, ड्यूरेबिलिटी क्यों इंक्रीज हो गई? ड्यूरेबिलिटी इसलिए इंक्रीज हो गई, क्रैक्स नहीं आए, रेनफोर्समेंट के पास में वाटर इंग्रेशन नहीं हुआ, पानी मॉइस्चर नहीं गया, मतलब कोरोजन नहीं हुआ, मतलब कोरोजन, नो कोरोजन, ठीक है, कोरोजन नहीं हुआ आपका, यहां पर कोरोजन नहीं हुआ। तो ये हमारा जो लेस डिफ्लेक्शन का, आप देखिए नो कोरोजन नहीं हुआ, तो लेस डिफ्लेक्शन का आपने फायदा देखा, डिफ्लेक्शन कम हुआ, क्रैक्स नहीं आए तो स्टील कोरोड नहीं हुई तो ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो आप ये समझिए कितना ज्यादा जरूरी है, कितना ज्यादा फायदेमंद है पीएससी का, ठीक है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट में कंप्रेशन इंट्रोड्यूस करना, ठीक है। अब ये हमारा क्रैक्स फॉर्मेशन हो गया। अब दूसरी चीज देखिए, सेक्शन साइज स्मॉलर हो जाएगा। कैसे सेक्शन साइज स्मॉलर हो जाएगा? अगर आपने आरसीसी पढ़ा है तो आपको पता है, अगर ये मैं बीम का एक क्रॉस सेक्शन ले लूं, ये बीम का हमारा एक क्रॉस सेक्शन है, तो जो अपर पार्ट है बीम का, जो क्रॉस सेक्शन का जो अपर पार्ट है, उसके अंदर क्या होगा? कंप्रेशन होगा, इसके अंदर कंप्रेशन होगा। दूसरा नीचे वाले के अंदर क्या होगा? टेंशन होगा। तो टेंशन की वजह से ये कंक्रीट, इस कंक्रीट का कोई यूज नहीं है, नो यूज, इस कंक्रीट का कोई भी यूज नहीं है, यूजफुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो क्रैक्ड है, तो इसका इस कंक्रीट का नो यूज, कोई भी यूज इसका नहीं है। मतलब ये वाले सेक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ हाफ कंक्रीट ही यूजफुल है, नीचे वाली कंक्रीट सिर्फ रेनफोर्समेंट बार को होल्ड करने के काम आ रही है और किसी काम नहीं आ रही। लेकिन अगर हम सेम काम पीएससी में देखें तो पीएससी में हमने किया क्या है? पीएससी में हमने पहले से कंप्रेशन प्रोवाइड करके रखा हुआ है, ठीक है, कंप्रेस करके रखा हुआ है नीचे से। लोड जब लगेगा तो लोड क्या करेगा? उसको डिफॉर्म करने की कोशिश करेगा, तो ऊपर वाले पार्ट में तो कंप्रेशन आएगा, लेकिन नीचे में जो टेंशन आता था उसको हमने कंप्रेशन के थ्रू क्या कर दिया? रोक दिया। तो कंप्रेशन के थ्रू रोक दिया, और कंप्रेस कौन किसको किया है? कंक्रीट को कंप्रेस किया है। मतलब ऊपर वाली कंक्रीट लोड को रोकने का काम आ रही, नीचे वाली में को जो हमने कंप्रेस कर रखा है वो भी अब काम आ रही है लोड को रोकने में। मतलब जो हमारा आरसीसी, जो पीसीसी स्ट्रक्चर है, पीसीसी जो हमारा बीम होगी, उसमें अपर पार्ट में भी सी रहेगा, अपर पार्ट में भी हमारा क्या रहेगा? कंप्रेशन रहेगा, अपर पार्ट में भी कंप्रेशन रहेगा और लोअर पार्ट में भी कंप्रेशन रहेगा। मतलब सेम सेक्शन साइज में जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी, लोड कैरिंग कैपेसिटी सेम सेक्शन साइज में लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है, कैरिंग कैपेसिटी हाई रहेगी। किस केस में? पीएससी के केस में जो सेम सेक्शन साइज के अंदर लोड कैरिंग कैपेसिटी हाई हो जाएगी। अगर लोड सेम कर दें, सेम लोड के लिए पीएससी का जो साइज है वो छोटा मिलेगा एज कंपैरिजन टू आरसीसी। अगर मैं बात करूं, मैं इस चीज को आपके लिए लिख दूं कि अगर मैं सेम लोड बात करूं, सेम लोड के लिए जो पीएससी का जो साइज है, पीएससी साइज विल बी लेस हो जाएगा, साइज विल बी लेस, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा। अगर आपने दोनों सेक्शन सेम रख लिए तो दोनों ऊपर नीचे दोनों कंप्रेशन बेयर कर रहा है, मतलब लोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो गई एज कंपैरिजन टू दिस। अगर लोड सेम रखा है, सेम लोड के लिए, तो इसका पीएससी का जो साइज है, स्मॉलर सेक्शन साइज देन आरसीसी, जो स्मॉलर सेक्शन साइज है वो आरसीसी से क्या हो जाएगा? वो आरसीसी से कम हो जाएगा। तो ये हमारा ये एक और हमारा एडवांटेज हो गया कि हम लोग पूरे सेक्शन को यूटिलाइज कर रहे हैं, ना कि हमारी जो आज
आधी कंक्रीट है वो वेस्ट जा रही है, उसमें क्रैक्स हैं तो वो यूजफुल नहीं है, सिर्फ जो है बार यूजफुल है। तो ये हमारा मतलब यूटिलिटी ऑफ कंक्रीट भी हमारी बढ़ गई, यूटिलिटी ऑफ कंक्रीट हमारी बढ़ गई। अब मैंने इन सब को एक यहां पर लिखा दिया है, एक टेबल बनवा दी है जिसमें सारे के सारे, एक बार तो आपने फील कर लिया कि एक्चुअली हो क्या रहा है, अब इसको टेबल में देख लीजिए। रिडक्शन ऑफ स्टील कोरोजन, कैसे रिडक्शन ऑफ स्टील कोरोजन, कैसे रिड्यूस हो रहा है कोरोजन, क्रैक्स नहीं आ रहे हैं, क्रैक्स नहीं आ रहे हैं मतलब उसके अंदर वाटर इंग्रेशन नहीं हो रहा, मतलब स्टील कोरोड नहीं हो रही है, ठीक है। इंक्रीज इन ड्यूरेबिलिटी इन एग्रेसिव एनवायरमेंट, सेम चीज, ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्यों? क्योंकि क्रैक्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और क्या है? मजबूत है, ठीक है। तो ओवरऑल जो ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट है वो इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट, फुल सेक्शन यूटिलाइज, पूरा का पूरा सेक्शन जो है वो यूटिलाइज हो रहा है, मतलब पहले ऊपर कंक्रीट कंप्रेशन था, नीचे टेंशन था, तो टेंशन में कंक्रीट क्रैक हो जा रही थी तो उसका कोई यूज नहीं रह जा रहा था। अब क्या हो रहा है? पूरे कंक्रीट के सेक्शन में, पूरे क्रॉस सेक्शन में कंप्रेशन, नीचे हमने इंड्यूस्ड करा है वो कंप्रेशन, ऊपर नॉर्मल कंप्रेशन, तो जो कंप्रेशन हो गया तो इसकी वजह से पूरा का पूरा कंक्रीट क्या होगा? यूज में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब सेक्शन पूरा का पूरा यूज कर रहे हैं, एरिया बढ़ गया कंक्रीट का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद में इंक्रीज लेस डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन क्या हो गया? कम हो गया। पहले ही मैंने आपको बताया कि जो डिफॉर्मेशन है वो डिफ्लेक्शन जो है, डिफ्लेक्शन ओवरऑल जो हमारे बीम है उसमें, हमारा आरसीसी पीएससी में जो डिफ्लेक्शन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेक्शन साइज कम हो गया तो इसको ब्रिज बनाने में भी यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि साइज कम हो गया। आप देखिए ब्रिज के नीचे से क्या होता है कि हमारी शिप्स निकलती हैं, लेकिन अगर आरसीसी यूज करेंगे तो सेक्शन साइज बहुत चौड़ा हो जाएगा, तो नीचे से शिप्स को निकलने में प्रॉब्लम होगी, तो अपन क्या करेंगे? पीएससी को यूज करेंगे, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट को यूज करेंगे। तो लंबे लॉन्ग स्पैन ब्रिज बनाने के लिए, हम लोग क्या करते हैं? पीएससी का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रैपिड कंस्ट्रक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, क्यों? क्योंकि प्रीकास्ट स्ट्रक्चर होते हैं, हम लोग प्रीकास्ट स्ट्रक्चर पहले से ही बना कर रखते हैं, तो उनके क्या होता है कि स्ट्रक्चर को लेकर के आए और उसको पुट किया तो कंस्ट्रक्शन काफी जल्दी हो जाती है, हमको फॉर्म वर्क लगा करके बहुत दिन तक रुकने की जरूरत नहीं होती, बहुत जल्दी प्री कास्ट स्ट्रक्चर होते हैं, तो बहुत जल्दी हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो रैपिडली हो जाता है। रिड्यूस्ड मेंटेनेंस कम हो गई, क्रैक्स नहीं आए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रैक्स की होती है, क्रैक्स नहीं आए तो मेंटेनेंस की कॉस्ट जो है वो कम हो गई। फिर रिडक्शन ऑफ फॉर्म वर्क कम लगे, क्यों? क्योंकि हमें एट द एंड साइट पर बहुत ज्यादा फॉर्म वर्क यूज नहीं करना है, प्री कास्टिंग कर रहे हैं, तो वहां पर हमारा फॉर्म वर्क की जरूरत कम पड़ गई। तो एडवांटेजेस आपने सीख लिए कि पीएससी के कितने एडवांटेज हो सकते हैं। याद रखने के लिए कौन कौन से याद रखिए? डिफ्लेक्शन कम होता है, लेस डिफ्लेक्शन, उसके साथ में दूसरा क्या है? डिफ्लेक्शन कम हुआ तो क्रैक नहीं आया, दूसरा क्रैक नहीं आया तो क्या हुआ कि वाटर इंग्रेशन नहीं हुआ, ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हो गई, साथ में क्या हुआ? पूरी की पूरी कंक्रीट यूटिलाइज हो गई, तो सेक्शन क्या हो गया? स्मॉल हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो हमारे प्री स्ट्रेस कंक्रीट के यूजेस हैं, ठीक है, ये यूज आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बढ़े तो थोड़े से कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है? द यूज ऑफ हाई स्ट्रेंथ मटेरियल विल बी विच इज कॉस्टली। अब देखिए आप इतनी खतरनाक लेवल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसमें लगा रहे हो, तो आपको आरसीसी का जो आपने जो कंक्रीट यूज कर रखी है उसका स्ट्रेंथ भी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब आपको M15 M20 से काम नहीं चलेगा, आपको ज्यादा स्ट्रेंथ की कंक्रीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मतलब वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा। दूसरा, एडिशनल कॉस्ट इन ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स, जो आपके इक्विपमेंट्स यहां पर यूज हो रहे हैं उनमें कॉस्ट ज्यादा लगेगी, आपको उठा के प्री कास्टिंग करने में जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उनकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। दिस टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड स्किल्ड लेबर, देखिए स्किल्ड लेबर चाहिए यहां पे, हमें नॉर्मल लेबर नहीं, इसमें स्किल्ड लेबर की इंपॉर्टेंस जरूरत होती है। देयर इज अ नीड फॉर क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन, देखिए क्वालिटी कंट्रोल और इंस्पेक्शन की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। तो ये हमारे कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन जो हमारे पॉजिटिव्स हैं दोज आर वेरी वेरी मच हायर देन दीज लिमिटेशंस। तो आपको ये समझ करके रखना है कि हमारा पीएससी के एडवांटेजेस क्या होते हैं आरसीसी के अंदर। इस सेशन के अंदर मेरा यही मोटो था कि आपको फील हो जाए कि पीएससी है क्या, क्यों यूज करते हैं और एडवांटेजेस क्या 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 है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी, और मेंस जो रिटन एग्जाम होते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा यूज होता है, और एट द एंड आपका कंपैरिजन वाला जो है वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो इसी तरह के और वीडियोस, देखिए वीडियोस क्या, ये सीरीज ही चल रहा है, तो ये पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में हम लोग प्री और पोस्ट टेंशनिंग पढ़ने वाले हैं, तीसरे पार्ट में हम लोग स्ट्रेस मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, देन नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्री स्ट्रेस लॉसेस पढ़ेंगे,
रहेंगे, प्री स्ट्रेस लॉसेस के 1-2 पार्ट आएंगे और उसके बाद में हम लोग उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पूरा का पूरा प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट करवाने की जिम्मेदारी है मेरी, और आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप और लेक्चर लाता रहूंगा और ज्यादा फील करवाने की कोशिश मैं करता रहूंगा। जुड़े रहिए सिविल योद्धा से, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको कोई क्वेरी है, आपको कोई डाउट आता है, पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में, आप जरूर बताइए। और मैंने आपको पूछा था कि अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन क्यों यूज करते हैं, अंडर रेनफोर्स सेक्शन की यूज करते हैं, तो ये कमेंट में आप मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं इसके लिए आपके लिए वीडियो भी बना दूंगा। सो टिल देन, गुड बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।